जी, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने एसईओ स्टार्ट की थी और टाइटल को ऑप्टिमाइज़ करने की बात की थी। और हमने कहा था कि टाइटल को हम कैसे ऑप्टिमाइज़ करते हैं। एक तो नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स में हम उसको देखते हैं, इसके अलावा नंबर ऑफ़ पिक्सेल्स में उसको देखते हैं। एट द सेम टाइम जो हेड के अंदर हमारे पास दूसरा इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है वो है डिस्क्रिप्शन। अब हमें डिस्क्रिप्शन को भी ऑप्टिमाइज़ करना है। HTML पढ़ते हुए हमने डिस्क्रिप्शन को डिस्कस नहीं किया था। उसकी वजह ये थी कि इसकी आउटपुट आपको नज़र नहीं थी आनी, तो इस वजह से हमने इसको डिस्कस नहीं किया था। हमने कहा था इसको डायरेक्टली हम SEO में डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास एक और टैग होता है मेटा डिस्क्रिप्शन के नाम से, जिसकी वर्थ उतनी ही है जितनी वर्थ टाइटल की है। बट रिसेंट डेज़ में आजकल की तारीख में गूगल के नए एल्गोरिदम के मुताबिक इसमें कुछ अपग्रेडेशंस हुई हैं कि ये मेटा डिस्क्रिप्शन क्या चीज़ है। पहले इसकी डेफिनेशन बिल्कुल डिफरेंट थी, अभी ये थोड़ी सी वर्सटाइल डेफिनेशन हो गई है, क्योंकि वक्त गुजरने के साथ साथ वेबसाइट्स की तादाद में इजाफा हो गया। तो इसीलिए जो चीज़ें ऐसी फिक्स चीज़ें थी, जो चीज़ें रिज़र्व थी, वो गूगल ने अपडेट किए हैं कंपटीशन की वजह से कि भाई अब कंपटीशन ज़्यादा हो गया। पहले क्या होता था? पहले ये होता था कि जब हम किसी वेबसाइट को सर्च करते थे, यहाँ पर मैं कोई एक सर्च क्यूरी लिखता हूँ, सारी आपको साइंस बताता हूँ कि क्या चेंज आई है। ये मैंने एक सर्च टर्म किया, ठीक है। तो एक वेबसाइट टॉप पे आ गई, उसका टाइटल मैसेज कीवर्ड के तौर पर नज़र आ गया हमें। ये चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। ये उसका कीवर्ड है हमारा बेस्ट प्रोफेशनल, ये था उसका मेन कीवर्ड। इसके नीचे वाला ये जो टेक्स्ट हमें नज़र आ रहा है, आज से पहले गूगल इसको डिस्क्रिप्शन में से पिक करता था। 100% अंडरस्टूड था कि उसने ये डाटा कहाँ से पिक करना है, डिस्क्रिप्शन में से, मेटा डिस्क्रिप्शन के टैग में से। अच्छा, अब जरा एक काम करते हैं, इस वेबसाइट को खोलते हैं और समझते हैं कि क्या चेंज आई है। ये वेबसाइट खुल गई, ठीक है। ये मैंने कंट्रोल U किया तो ज़रा हम इसके सोर्स कोड में आ गए। अब यहाँ पर ये टैग नज़र आ रहा है लाइन नंबर 8 में, हमें आ रहा है ना, मेटा नेम इक्वल्स टू डिस्क्रिप्शन। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में टेक्स्ट क्या आ रहा है, ज़रा ये पढ़ लेते हैं। दस्तगीर इंजीनियरिंग सप्लाईज प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट, ये वाला टेक्स्ट है। जबकि जब मैंने वेबसाइट को सर्च किया है तो आपने नोट किया होगा कि यहाँ पर तो ये टेक्स्ट नहीं आया, यहाँ पर ये वाला टेक्स्ट नहीं आया। अब मैं एक और सर्च क्यूरी लिखता हूँ, दस्तगीर इंजीनियरिंग प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट। जी, अब जरा देखें, अब ये वाली वेबसाइट दूसरे नंबर पे आ गई है, वही वाली वेबसाइट दूसरे नंबर पर आई है। बट नाउ ये वाला जो टेक्स्ट था, डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट है, ये बिल्कुल चेंज हो गया। पहले वाला डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट डिफरेंट आ रहा था, अभी वाला मेटा डिस्क्रिप्शन का टेक्स्ट बिल्कुल डिफरेंट हो गया। यानी ये चेंज आया है गूगल में। क्या चेंज किया गूगल ने ये कहा कि भाई ये जो मेटा डिस्क्रिप्शन है, जैसे हमारे पास टाइटल है, उसकी लेंथ है 60 कैरेक्टर्स, मेटा डिस्क्रिप्शन की लेंथ है 160 कैरेक्टर्स। अब क्या दुनिया भर के लोगों की सर्च क्यूरीज को 160 कैरेक्टर्स में कवर किया जा सकता है? नो, पॉसिबल नहीं है। पहले ऐसा चल रहा था, पहले रिजर्व वर्ड्स के ऊपर काम चलने लगा हुआ था। अब गूगल ने क्या क्या कहा, गूगल का जो नया एल्गोरिथम अपडेट हुआ पिछले साल, उसने ये कहा कि अब जो आपकी मेटा डिस्क्रिप्शन है वो फिक्स नहीं है, वो वेरिएबल है। वेरिएबल किस सेंस में है? वेरिएबल है यूजर की इंटेंट पर। यूजर किस तरह की चीज ढूंढ रहे हैं, वो जिस तरह की चीज ढूंढेगा, गूगल क्या करेगा, पूरी वेबसाइट में से वो वाला कंटेंट निकालेगा और उसको मेटा डिस्क्रिप्शन में एडजस्ट करेगा। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले क्या होता था, जब भी कोई बंदा सर्च क्यूरी लिखता था तो उसका 100%, यानी आप यूं कह लें कि आज से 1.5 साल पहले जिस बंदे ने भी ये कीवर्ड लिखना था
उसको मेटा डिस्क्रिप्शन का यही वाला कंटेंट मिलना था हर हालत में। आज ऐसा नहीं रहा। आज गूगल ने क्या कर दिया, गूगल कहता है कि भाई आपकी वेबसाइट यूजर फ्रेंडली होनी चाहिए, आपकी वेबसाइट ऑडियंस के लिए होनी चाहिए, आपकी वेबसाइट क्लाइंट्स के साथ डिस्कशन वाली होनी चाहिए, यानी आप अपने क्लाइंट से बातचीत करें। तो अब आपने जितना ज़्यादा अपना, याद होगा आपको मैंने एक टर्म बताई थी, सेमेंटिक एसईओ। सेमेंटिक एसईओ का क्या मतलब है कि लोगों की इंटेंट के ऊपर आपने सारा कंटेंट ऐड किया हुआ है अपनी वेबसाइट के ऊपर। अब जो बंदा सर्च कर रहा है उसकी जो भी सर्च टर्म है, आपकी वेबसाइट के अंदर कौन सा ऐसा पार्ट है जो उसकी इंटेंट को पूरा करता है, गूगल क्या करेगा, उसको वहां से पिक करेगा और उसको किस जगह पे एडजस्ट कर देगा, इस जगह। फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा कि यूजर को लगेगा हाँ भाई वाकई मैंने ये ढूंढा था और यही मुझको मिल गया। ये गूगल की नई अपडेट है मेटा डिस्क्रिप्शन को लेकर। बट स्टिल गूगल ने बहुत सारी चीजों को खत्म नहीं किया हुआ है। जैसे मेटा कीवर्ड है उसको हमने डिस्कस ही नहीं किया, इसलिए कि गूगल ने उसे खत्म कर दिया। मतलब आप इसे यूज करें तो भी कोई डैमेज नहीं होगा, नहीं यूज करेंगे तो भी कोई डैमेज नहीं होगा। यानी एक टाइम था जिसमें हम मेटा कीवर्ड्स को यूज करके अपने सारे कीवर्ड्स बता देते थे। आज की तारीख में ऐसा नहीं करते क्योंकि गूगल ने इसको इग्नोर कर दिया। लेकिन ये भी नहीं उसने कहा कि इसको यूज करना जरूरी है, और ये भी नहीं कहा कि अगर यूज करेंगे तो मैं आपको डैमेज करूंगा। तो मैं कहता हूँ भाई एक पुरानी स्ट्रेटेजी थी, चलो इसको भी यूज कर लेते हैं, नुकसान तो कोई नहीं हो रहा। लेकिन आज की तारीख तक गूगल ने अभी तक मेटा डिस्क्रिप्शन को डेड नहीं किया। उसने कहा ये भी तो लोगों की इंटेंट है ना, तो एक इंटेंट आप कहाँ पे टारगेट कर रहे हो, मेटा डिस्क्रिप्शन के टैग में, और बाकी के डिस्क्रिप्शन आप बाकी के लोगों की इंटेंट कहाँ पे टारगेट कर रहे हो, अपनी वेबसाइट में। अब जरा दोबारा वापस मैं वही वाला कीवर्ड लिखता हूँ। ये आपको पता लगा मैंने ये कीवर्ड लिखा क्यों था, ये सर्च टर्म क्यों लिखी थी, कि सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए कि गूगल एग्जैक्टली आपकी इंटेंट के ऊपर कंटेंट दिखा रहा है। यानी मेटा डिस्क्रिप्शन फिक्स नहीं की उसने, टाइटल फिक्स हो गया ना भाई, कुछ भी हो जाए टाइटल नहीं बदलेगा। ऐसा नहीं है कि वेबसाइट के बीच में से कोई टाइटल निकाल के लाएगा, टाइटल हमेशा टाइटल का टैग ही होगा। मगर मेटा डिस्क्रिप्शन अब उसने कहा कि हमेशा मेटा टैग नहीं होगा, मेटा टैग भी हो सकता है मगर हमेशा मेटा टैग नहीं होगा, बल्कि लोगों की इंटेंट पे होगा। अब मैंने दोबारा वही कीवर्ड टाइप कर दिया। अब तो मेटा डिस्क्रिप्शन बिल्कुल चेंज हो गई। सो अब एक काम करते हैं, ये थोड़ा सा टेक्स्ट को मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे आते हैं और कंट्रोल F और कंट्रोल V करते हैं। जी पता लग गया आपको इसने कहाँ से उठाया टेक्स्ट, ये मेरी मर्जी से नहीं उठाया गूगल ने। गूगल ने अपने एल्गोरिदम में से पूरी वेबसाइट के अंदर इंटेंट बेस्ड टेक्स्ट कैच कर लिया। समझ में आई बात कि नहीं आई? सो ये एक अपग्रेड है गूगल की मेटा डिस्क्रिप्शन को लेकर। बट स्टिल आपके पास शॉपिफाई की वेबसाइट है, आपके पास वर्डप्रेस की वेबसाइट है, आपके पास कोडिंग की वेबसाइट है, तीनों में हम मेटा डिस्क्रिप्शन के टैग का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उसके बाद अब मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे मैं अभी आपको रिकमेंडेशन क्या दे रहा हूँ, रिकमेंडेशन मैं ये दे रहा हूँ कि भाई आपकी वेबसाइट का कंटेंट ऑडियंस फ्रेंडली होना चाहिए। यानी आप जो चीज़ बेच रहे हैं बेसिकली आपकी वेबसाइट का कंटेंट अवेयरनेस कंटेंट होना चाहिए। अवेयरनेस मीन्स अवेयरनेस अबाउट योर प्रोडक्ट, एजुकेशन मीन एजुकेशन अबाउट योर प्रोडक्ट। यानी यूज़र जो चीज़ ढूंढ रहा है आपको उसका जवाब देना है। आप ये समझ लें कि ये यूज़र ने एक सवाल किया आपसे, उसने आपसे एक क्वेश्चन किया है, उसने आपसे क्यूरी किया है, आपके पास इसका कोई जवाब है, तो क्या उस जवाब को आपने अपनी वेबसाइट के किसी हिस्से पे मेंशन किया हुआ है? अगर किया हुआ है तो गूगल उस हिस्से को लाकर सामने रख देगा। समझ में आया क्या चीज़ बात कर रहे हैं? सो ये है मेटा डिस्क्रिप्शन। सेम इसके साथ भी वैसे ही हमने करना है। इसकी लेंथ कितनी है जी? मेटा डिस्क्रिप्शन की लेंथ मैंने क्या बताया, इन कैरेक्टर्स कितनी लेंथ है? 160 कैरेक्टर्स। और इन पिक्सेल्स इसकी लेंथ होती है 920 पिक्सेल्स। इन पिक्सेल्स इसकी लेंथ कितनी है? 920 पिक्सेल्स। 580 पिक्सेल्स टाइटल के लिए और 920 पिक्सेल्स मेटा डिस्क्रिप्शन के लिए। इसका मतलब क्या हुआ, सेम वही वाला टूल जो प्रीवियस हमने पढ़ा था उसी को यूज़ करेंगे, वहीं पर जाकर मेटा डिस्क्रिप्शन टाइप करेंगे और 920 से उसे एक्सीड नहीं होने देना,
विद इन 920 रख के जो भी मेटा डिस्क्रिप्शन का टेक्स्ट बनेगा फिर हम क्या करेंगे, फिर हम ये करेंगे कि जनाब अपनी वेबसाइट की कोडिंग में आएंगे, ये वाला जो पार्ट है मेटा नेम इक्वल्स टू डिस्क्रिप्शन, ये वाला हिस्सा मैं डिलीट करके, यानी कि तो हिस्सा होगा ही नहीं ना, ये तो वो हिस्सा हमने वहाँ से डिफाइन कर लिया। क्या था उसकी लिमिटेशन, 160 कैरेक्टर्स एंड एट द सेम टाइम 920 पिक्सेल्स हमने ले लिया। प्राइमरी कीवर्ड को टारगेट किया। अगर मैं टाइटल को और मेटा डिस्क्रिप्शन को आपस में डिफरेंशिएट करूँ तो मैं ये कहूँगा कि ये जो टाइटल है ये आपकी वेबसाइट के टाइटल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो मेटा डिस्क्रिप्शन है ये थोड़ा सा आपकी वेबसाइट को डिफाइन कर रहा है। तो लिमिटेशन आ गई थी ना भाई, पहले ऐसा नहीं था। पहले क्या था भाई, थोड़े लोग थे, बहुत कम लोग थे, मेटा डिस्क्रिप्शन से गुजारा हो रहा था। गूगल ने अब ये कहा कि भाई सबने एक जैसा काम करना शुरू कर दिया, सबने बड़ा अच्छा मेटा डिस्क्रिप्शन लिखना शुरू कर दिया, अब मैं किसको ऊपर दिखाऊं और किसको नीचे लेकर जाऊं। तो गूगल ने कहा कि भाई अब मैं फर्दर क्या चेक करूंगा, पहले इनकी मेटा डिस्क्रिप्शन चेक करूंगा, फिर मैं ऑडियंस का क्वेश्चन देखूंगा। क्या ऑडियंस जो देखना चाह रही है, जो सर्च कर रही है, क्या वो कंटेंट आपकी वेबसाइट कवर भी कर रही है, क्या हमने सिर्फ कीवर्ड टू कीवर्ड बात की हुई है। लेकिन अगर आज की तारीख में हम कीवर्ड टू कीवर्ड बात करेंगे तो रिजल्ट ओरिएंटेड बात नहीं होगी, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया। लेकिन आज की तारीख में आपने क्या करना है, ऑडियंस की बात करनी है। आजकल तो गूगल ओवरव्यू आ गया ना भाई, हर बंदा कुछ पूछता है, गूगल ओवरव्यू में उसका जवाब आ जाता है। अब आपको वो जवाब अच्छा लगता है, आप रीड मोर पर जाते हो तो वेबसाइट पर आते हो, जिसका जवाब आपको अच्छा लगता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अब हम बहुत ज़्यादा कीवर्ड पर भी फोकस करेंगे, मगर उससे भी ज़्यादा फोकस किस पे करेंगे कि क्या हमारी वेबसाइट का कंटेंट ऑडियंस को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। क्या यूँ कह लेंगे, क्या हमारा कंटेंट हेल्पफुल कंटेंट है कि नहीं है। हेल्प लेने के लिए आए तो बंदा गूगल पे आपके पास एक सर्च क्वेरी लिखता है, उसे किसी तरह की हेल्प की जरूरत है, आपका कंटेंट उसकी हेल्प करने लगा। तो क्या आपका कंटेंट हेल्पफुल कंटेंट है कि हेल्पफुल कंटेंट नहीं है। आई होप इसकी प्रैक्टिस अब दोबारा नहीं हम करते, वही काम करना है, बिल्कुल उसी जगह पे जाएंगे। मैं क्या उसी URL पे क्लिक करेंगे, वहाँ जाकर जो मेटा डिस्क्रिप्शन वाला टेक्स्ट है वहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन जनरेट करेंगे, जो बनेगी उसको जाकर मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड कर देंगे। दो चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ क्या थी, फेविकॉन। साथ साथ हम ये भी देखने लगे हुए हैं कि हम सही टारगेट्स पे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। तीसरा टारगेट क्या था कि क्या आपने फेविकॉन यूज़ कर लिया, ओके। एक और भी है, उसे हम बोलते हैं एप्पल टच आइकॉन। कंट्रोल F करें, एप्पल टच आइकॉन आ गया। इट इज़ आल्सो अ फेविकॉन। देखें दो तरह की डिवाइसेज हैं, एंड्रॉयड और एप्पल। एप्पल की डिवाइस भी तो है, एक एंड्रॉयड की डिवाइस है, एक एप्पल की डिवाइस है। अब गूगल क्या कह रहा है, कहता है कि भाई कोई बंदा अगर किसी वेबसाइट को एप्पल की डिवाइस पे देख रहा होगा, भाई एप्पल का मोबाइल फ़ोन हो या एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम हो, तो उसके लिए तो फेविकॉन काम नहीं करेगा। फेविकॉन तो माइक्रोसॉफ्ट और एंड्रॉयड के लिए चलने लगा हुआ है। तो फिर उसने कहा कि क्या करो, एप्पल के लिए भी अपना फेविकॉन डिफाइन कर दो। कोई फ़र्क नहीं है। क्या फ़र्क है, सिर्फ ये SEO का बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर है। अगर किसी ने SEO की हुई है और उसके ऊपर एप्पल टच आइकॉन नहीं डिफाइन किया हुआ तो ये उसका वीक पॉइंट होगा। गूगल कहेगा आपने भाई फेविकॉन तो लगा लिया मगर एप्पल टच आइकॉन डिफाइन नहीं किया। देयर इज नो डिफरेंस। देखें जरा, लिंक रिलेशन इक्वल्स टू, पहले क्या लिखते होते थे, शॉर्टकट आइकॉन। अब क्या लिख रहे हैं, एप्पल टच आइकॉन स्पेस href। यहां पर आपको फेविकॉन लिखने की जरूरत नहीं है। यहां पर आपकी फाइल का कोई भी नाम हो सकता है भाई, जो मर्जी नाम रख लो। हाँ, हमने ज़रा फ्रेंडली करने के लिए रख लिया एप्पल टच आइकॉन, और इसके आगे से फॉर्मेट भी वही आ गया PNG वाला, और ये नीचे आ रहा है दूसरा आइकॉन। जिन्होंने ये लेक्चर नहीं पढ़ा हुआ उनके लिए मैं बता रहा हूँ, लिंक रिलेशन इक्वल्स टू शॉर्टकट आइकॉन। ये हमने एंड्रॉयड के लिए किया हुआ है, यानी माइक्रोसॉफ्ट बेस्ड सिस्टम्स के लिए किया हुआ है। एप्पल वाला हमने एप्पल के सिस्टम के लिए कर दिया। ठीक है, सो अब एक और क्राइटेरिया हमने पूरा कर लिया, फेविकॉन भी लग गया, एप्पल टच आइकॉन भी लग गया। ओके, उसके बाद लाइन नंबर 10 में एक आ रहा है, खासतौर पर कोडिंग वाली वेबसाइट में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरी की पूरी एक लाइन है जो कि वेबसाइट डिपेंडेंट लाइन नहीं है। ठीक है, ये क्या है कि क्या आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है कि नहीं है। मे भी किसी बंदे ने कोडिंग में वेबसाइट बनाई हो और आपकी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव ना किया हो। ये सिंपल कोड एज इट इज आपने पिक करना है, मेटा नेम इक्वल्स टू, इसमें कहीं पर भी वेबसाइट का जिक्र नहीं है। मैं कहीं पूरे कोड में कहीं रेफरेंस नहीं है कि कौन सी वेबसाइट है। ठीक है, इसको कॉपी करके बेशक अपने पास रख लें, आमतौर पर ये होगा।
अगर ये नहीं होगा तो ये भी एसईओ का बैड फैक्टर है। इसको भी आपने क्रॉस चेक करना है कि रिस्पॉन्सिव क्यों आपकी वेबसाइट किससे होती है, व्यू पोर्ट से आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव होती है। ये हमारे पास एक और एसईओ का फैक्टर आ गया। अब एक एसईओ का हम बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर डिस्कस करने लगे हैं, वो क्या है? जी, कैनोनिकल। ये बड़ा टेक्निकल सा पॉइंट है और देखने को एक टैग है, लेकिन टैग है लिंक का, मगर अगर आपको ये पॉइंट समझ में नहीं आएगा तो आप इस टैग को यूज नहीं कर सकते, ठीक है? इसलिए पहले हमें कैनोनिकल का पॉइंट समझना है कि कैनोनिकल क्या चीज कहते हैं, किसको है कैनोनिकल। गूगल हमें ये कह रहा है, लेकिन गूगल हमें 2-3 बातें करता है। एक बात तो ये कहता है कि भाई आपकी वेबसाइट डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए। यानी मिसाल के तौर पर मैंने अपनी वेबसाइट बनवानी है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की, ठीक है, मेरे पास कोई कंटेंट ही नहीं है, तो मैंने क्या किया, किसी भी अच्छी सी वेबसाइट को पकड़ा और उसकी कॉपी कर ली, क्लोन कर ली, सब कुछ ही क्लोन कर लिया भाई। अच्छा, क्लोन में टेम्पलेट नहीं आती है, ये ज़हन में रखना है आपने। कोई ये समझे कि मैं मिसाल के तौर पर मेरे पास एक वेबसाइट है, जैसे मैंने आप लोगों को एक वेबसाइट दी है, कोई बंदा उसकी किचन की वेबसाइट बना रहा है, कोई स्पोर्ट्स की बना रहा है, कोई गाड़ियों की बना रहा है, यू आर यूजिंग टेम्पलेट। टेम्पलेट का एसईओ से कुछ लेना देना नहीं है। एक टेम्पलेट की बहुत सारी वेबसाइट्स हो सकती है, इट इज नॉट अ कॉपी। कॉपी मीन्स कंटेंट, कंटेंट कॉपी। यानी मेरी एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की वेबसाइट है, आपने पूरी की पूरी कॉपी की, ठीक है, और अपनी वेबसाइट बना ली, लोगो चेंज कर दिया, मोबाइल नंबर चेंज कर दिया, सोशल आइकन चेंज कर दिए। गूगल ऐसी वेबसाइट को एसईओ के लिए बिल्कुल कंसीडर नहीं करेगा। हालांकि जब आप किसी के पास जाओगे ना कि भाई मुझसे एसईओ करवा लें, देखें, या मुझसे वेबसाइट बनवा लें, तो वो बंदा बिल्कुल रेडी होगा पूरी तौर पर। लेकिन जब हम उसे कहेंगे कि भाई हमें आपकी वेबसाइट बनानी है तो हमें कुछ कंटेंट की ज़रूरत है, विदाउट कंटेंट तो आपकी वेबसाइट नहीं बन सकती है, तो हमें आप कुछ कंटेंट प्रोवाइड कर दें इन टर्म्स ऑफ टेक्स्ट, इन टर्म्स ऑफ इमेजेस एंड इन टर्म्स ऑफ वीडियोस। सो क्लाइंट क्या कहेगा, कहेगा भाई दुनिया में इतनी वेबसाइटें पड़ी हैं, भाई किसी का भी उठा लो। हाँ, ये आपको क्लाइंट कहता है कि भाई इतने तो हैं, हमारे 6 कंपटीटर्स हैं, मैं तुम्हें उसकी लिस्ट देता हूँ, उन्हीं का कंटेंट ले लो आप। वैसे ही बनानी है हमारी वेबसाइट पे। अब अगर हम उसकी वेबसाइट डेवलपर बनाकर दे देगा तो वेबसाइट तो बन जाएगी, वेबसाइट को तो कोई इशू नहीं है, www के साथ वेबसाइट तो खुलेगी, मगर वो वेबसाइट रैंक नहीं होगी, वो वेबसाइट इंडेक्स भी नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहला पॉइंट क्या समझ में आया कि वेबसाइट को कॉपी नहीं होना। टेम्पलेट को कॉपी कर सकते हैं, यानी आपको कोई टेम्पलेट अच्छी लगी, आपने उससे किसी और की वेबसाइट बना दी। मेरे पास एक क्लाइंट था, वेबसाइट मैंने उसकी बनाई, उसी तरह का मेरे पास एक और क्लाइंट आ गया, तो टेम्पलेट फिट कर बैठ गई उसके ऊपर भी। तो मैंने क्या किया, उसी टेम्पलेट को यूज़ करते हुए कुछ कलर कॉम्बिनेशन इधर उधर किए, यूज़ कर लिया, देयर इज़ नो प्रॉब्लम विद एसईओ। लेकिन अगर मैंने उसी का कंटेंट पूरी की पूरी वेबसाइट ही कॉपी कर दी, सारा मैसेज सब कुछ वही है, पैराग्राफ्स भी वही है, टेक्स्ट भी वही है, तो ये डुप्लीकेट वेबसाइट है। इसे हमें करने से हम रैंक नहीं करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें अपनी वेबसाइट की डुप्लीकेशन को कंट्रोल करना है, ठीक है। ये तो हो गया एक एक्सटर्नल डुप्लीकेट, मतलब ये तो हम अपनी वेबसाइट से बाहर निकल के डुप्लीकेट कर लिया ना, ये तो हमें पता लग गया कि ये तो बहुत ही सीवियर किस्म की डेंजरस चीज़ है, कॉपी नहीं होनी चाहिए। अब हम एक और डुप्लीकेट की बात करने लगे। वो दूसरा डुप्लीकेट क्या है, वो दूसरा डुप्लीकेट है विद इन वेबसाइट, यानी आपकी वेबसाइट आपसे ही डुप्लीकेट हो रही है। मतलब पीक सॉल्यूशन का पेज है, होम पेज, उसके ऊपर उन्होंने कुछ मेंशन किया हुआ है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को, होम पेज के ऊपर, उसके ऊपर 2-3 पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं और उसके नीचे एक बटन बना हुआ है रीड मोर का। एग्जाम्पल दे रहा हूँ भाई, ऐसा नहीं होगा। हाँ, रीड मोर के बटन पे आपने क्लिक किया, फिर आप कोर्सेज के एक पेज पर चले जाते हो और उस पेज का नाम है डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज। उसके ऊपर क्या है, सब कुछ डिटेल से लिखा हुआ है। अब क्या हुआ, डुप्लीकेट हुआ कि नहीं हुआ, वही वाला पेज फिर वापस आ गया हमारे पास, लेकिन अब और ज़्यादा चीज़ें भी नज़र आ रही हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो वाला पेज पार्टली डुप्लीकेट हो गया। यानी हम यूँ कह रहे हैं अब हमारी ही वेबसाइट के साथ क्लैश कर रही है। यूँ कह रहे हैं, और आसान अल्फाज में कह लेते हैं कि हमारी वेबसाइट आपस में ही मुकाबला कर रही है। भाई पहले नंबर पे कौन आएगा, हाँ, उसका ए पार्ट आएगा कि उसका बी पार्ट आएगा। हमने तो हमारे कंपीटिटर्स तो दूसरे लोग थे ना, हमने तो दूसरे लोगों से मुकाबला करना था अपनी वेबसाइट के लिए।
मगर हमारी वेबसाइट का मुकाबला आपस में चल पड़ा है। ठीक बात है कि गलत बात है? एग्जैक्टली गलत बात है। ठीक है, इस चीज़ को हम कंट्रोल करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? कैनोनिकल को, कि भाई अगर हमारी वेबसाइट के एक हिस्से में वही चीज़ पड़ी है जो कि बी वाले हिस्से में भी पड़ी हुई है, तो ये रॉन्ग है। हमें गूगल को बताना पड़ेगा कि इसमें से ए ओरिजिनल है कि बी ओरिजिनल है। तो जब मैं उसे कहूँगा ना ए ओरिजिनल है, तो इसका क्या मतलब हुआ? बी कॉपी है। जब मैं उसे कहूँगा बी ओरिजिनल है, इसका मतलब क्या हुआ? ए कॉपी है। ये मेंशन करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? कैनोनिकल का टैग। यानी आप देख रहे हैं ये सारा काम हम अपनी वेबसाइट के अंदर कर रहे हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है आपकी वेबसाइट का। अगर आपने कैनोनिकल नहीं किया हुआ, अपनी वेबसाइट को कंट्रोल नहीं किया हुआ, आपकी वेबसाइट इंडेक्स भी नहीं हो रही। यानी आपकी वेबसाइट इंडेक्स ही नहीं होगी, जो मर्जी कर लो, इंडेक्स नहीं होगी। वजह क्या हो गई है? वजह यह है कि भाई आप गूगल को आपने कंफ्यूज किया हुआ है कि आपका असल वाला पेज कौन सा है जिसे आप रैंक करना चाहते हैं। कभी वो एक को करता है, कभी वो दूसरे को कर देता है। अच्छा, अब इससे भी आगे एक पॉइंट तो समझ में आ गया कैनोनिकल क्या चीज़ है ना? क्लियर हुआ माइंड कुछ? अच्छा, अब हम जब किसी वेबसाइट को खोलते हैं, डोमेन नेम से खोलते हैं www.abc.com मिसाल के तौर पर, एंटर किया, वेबसाइट खुल गई। लेकिन abc.com इज नॉट फाइल। आपने जिसमें वेबसाइट में अपनी वेबसाइट बनाई है, जिस फाइल में, क्या ये abc वाली फाइल है? नहीं है, फाइल तो नहीं है। अगर आपने वर्डप्रेस में फाइल बनाई है, वहाँ पर कोई पेज 1, पेज 2, पेज 3 होगा जिस पे वो मूव करके चला जाता है, या कोई पोस्ट होगी। अगर आपने कोडिंग में वेबसाइट बनाई है तो इंडेक्स होगी या कोई और फाइल होगी। लेकिन जब हम abc.com लिखते हैं तो हम वेबसाइट पे चले जाते हैं। नोट कीजिएगा जी, अभी तक वेबसाइट का URL क्या आ रहा है? प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट .eckitchen.org। इट इज़ लाइक abc.com, ऐसे ही है ना? अच्छा, अब मैं एक काम करता हूँ, और क्या करता हूँ जी, मैंने इसका जूम बड़ा किया था, ज़रा छोटा कर लेते हैं। इसका मेन्यू देखा था, वो रिस्पॉन्सिव मेन्यू हुआ था ना, वो जूम बड़ा किया था ना, तो वो उसको मोबाइल व्यू में ले गया हुआ था। मैंने जूम छोटा किया तो डेस्कटॉप व्यू में आ गया। अब आप देख रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ? ये वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है कि जब डेस्कटॉप पे खुलती है तो मेन्यू ऐसे दिखते हैं, जब मोबाइल पे खुलती है तो वो 3 डॉट्स वाला मेन्यू नज़र आता है। इट्स मीन ये रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है। अलबत्ता अगर ये रिस्पॉन्सिव वेबसाइट ना होती, मैं इसका जूम जितना बड़ा मर्जी करता जाऊँ, नज़र मुझे क्या आएंगे? मेन्यूज ही नज़र आते रहेंगे इस तरीके से। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ जी, होम का बटन प्रेस करता हूँ, देखें क्या होता है। URL लेवल पर देखने क्या हुआ। अब URL चेंज हो गया, चेंज हुआ ना? URL में क्या लिखा हुआ आ गया? /index.html, बट स्टिल देयर इज नो चेंज। ये तो वही पेज है जो पहले खुला हुआ था। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो वेबसाइट है बेसिकली उसको खोलने के 2 URL है। आपकी वेबसाइट जो है उसे खोलने का एक URL नहीं है, बल्कि 2 URL है। एक क्या है? डोमेन, और एक क्या है? उसकी फाइल। गूगल को कंफ्यूज कर दिया ना? अब गूगल पूछा है, अब ये देखिए, ये वो वाला डुप्लीकेट नहीं है जो हमने जानबूझकर किया है। देयर इज नो डुप्लीकेट। इसमें से एक फिजिकल फाइल है और एक वर्चुअल एड्रेस है। एक्चुअली एक फिजिकल फाइल है जिसमें आपने काम किया था और वेबसाइट बनाई थी, एक उसका वर्चुअल एड्रेस है कि भाई डोमेन का नाम जब भी लिखोगे वो ऑटोमेटिकली फिजिकल फाइल पर चला जाता है। तो इसमें से फिजिकल फाइल एक ही है, बट स्टिल गूगल का क्राउलर इस बात को लेकर परेशान है कि भाई इसमें से असल चीज़ क्या है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक कैनोनिकल तो हमें यही लगाना है। ये वो वाला कैनोनिकल है जो गूगल आपसे मांग रहा है, और ये हर वेबसाइट पे लगेगा कि नहीं लगेगा? ये ऐसा तो नहीं है कि मेरी इस वेबसाइट पे यूं कैनोनिकल हुआ है और आपकी वेबसाइट पे कैनोनिकल नहीं होगा। हर वेबसाइट के 2 URL हैं, एक वर्चुअल और एक फिजिकल। तो अब हमें क्या करना है? हमें गूगल को यह बताना है यूजिंग कैनोनिकल कि असल वाला कौन सा है और कॉपी वाला कौन सा है। अब अगर मैं ये कहूँगा, मैंने आपको 2 URLs दिए और मैं बताना भी चाहता हूँ कि इनमें से एक असल है और एक कॉपी है, तो बताने के लिए भी तो कहीं जाना ही पड़ेगा ना, किसी फाइल में जाकर ये बता पाएंगे। अच्छा, अब एक क्या है? abc.com यानी professionalkitchen.eckitchen.org URL। एक क्या है? professionalkitchen.org/index.html।
अब आपका क्या ख्याल है कि ये मैं कहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ कि इसमें से कौन सा ओरिजिनल है और कौन सा कॉपी है? डोमेन में कि इंडेक्स में? इंडेक्स में। हाँ जी, सब लोग बताएं मुझे, डोमेन में क्यों नहीं कर सकते? जी, डोमेन में क्यों नहीं कर सकते? ठीक है, डोमेन वर्चुअल एड्रेस है और फाइल फिजिकल एड्रेस है। उस कंटेंट का, इस कंटेंट का जो फिजिकल एड्रेस है, यानी अगर मुझे कोई बंदा ये कहे कि भाई ये तस्वीर मुझे अच्छी नहीं लग रही है, बदल दो, हाँ, तो ये वाली तस्वीर मैंने कहाँ बदलनी है? जाकर फाइल में। डोमेन लेवल पे तो नहीं बदल सकता मैं ये। डोमेन पे भी जाऊंगा, उसकी होस्टिंग में भी जाऊंगा, वहां पर जब ट्रीट करूंगा तो किसको ट्रीट करूंगा? फाइल को। इसका मतलब क्या हुआ कि ये चेंज कहाँ पे होने वाली है? फाइल में होने वाली है। किस फाइल में होने वाली है? इंडेक्स की फाइल में होने वाली है। मीन्स कहां पे जाकर बताने वाले हैं कि किस जगह पे हम जाकर ये बात बताएंगे कि भाई एक असल है और एक कॉपी है। अब बताएं किस जगह पे जाके बताएंगे? कोडिंग में किस जगह पे जाके बताएंगे? इंडेक्स की फाइल में जाएंगे, ऐसे ही है ना? इंडेक्स की फाइल में जाएंगे ना। देखिए भाई, abc.com पे तो नहीं जा सकते ना। यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि इस वेबसाइट का कंटेंट भी चेंज करना है और मैंने एडिट किसको करना है? abc.com को। नहीं कर सकते। abc.com को एडिट करने के लिए भी उसका जो होम पेज है उसकी फाइल को एडिट करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब हम किस फाइल में जाकर ये चेंजेस करने वाले हैं? ये बताने किस फाइल में लगे हैं? इंडेक्स की फाइल में बताने लगे हैं। चलिए अब हम जरा ये समझ लेते हैं कि भैया बताने इंडेक्स की फाइल में लगे हैं, तो अब हम किसको असल समझ रहे हैं और किसको कॉपी समझ रहे हैं? शाबाश, अब ये साइंस आपने बतानी है। वो भी तो बोले यार, मिनल आप खेलते हैं जी। मैंने कहा अब हम ये पता लग गया कि इंडेक्स में बताना है हमने, ठीक हो गया, क्लियर है। अब मैं ये बताएंगे कि अब हम किसको कहेंगे कि ये असल फाइल है और किसको कहेंगे कि ये कॉपी है? डोमेन को हम कहेंगे कि असल है और फाइल को हम कहेंगे कि ये कॉपी है। क्यों बता? इसकी रीजन क्या है? बिल्कुल इन्होंने सही बताया। इसलिए कि डोमेन में जाके तो कुछ बता नहीं सकते, ठीक है, फाइल में बताया जा सकता है। अब जहां पर मैं कैनोनिकल मेंशन करूंगा वो क्या होगी? असल की कॉपी, वो कॉपी होगी। यानी वहां जाकर मैं ये कहूंगा कि भाई ये वाली जो फाइल है ये कॉपी है। जब तुम इसे क्राउड करने लगो तो कहां चले जाओ? असल वाली फाइल में चले जाओ। और वो कौन सी वाली है? आपका डोमेन का। पॉइंट समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया, मुश्किल पॉइंट है तो मुझे दोबारा से बताएं। लेकिन ये बताना है कि कहां से नहीं समझ आया, ये आपने बताना है ताकि मैं वो पॉइंट क्लियर करूं। ये नहीं कहना कहीं से नहीं समझ में आया, मैं कह ये नहीं कहना कहीं से नहीं समझ में आया। वो तो भी हम करेंगे, पहले पॉइंट को समझना, अभी फिजिकली करने लगे। फिजिकली क्या करना है हमने? फिजिकली हमने ये करना है कि भाई इंडेक्स की फाइल में जाना है और इंडेक्स की फाइल में जाकर किस पोर्शन पे जाना है? हेड में जाना है। वहां पे जाकर क्या लगाना है? कैनोनिकल का टैग। अभी आपको उसकी शक्ल दिखाई थी मैंने। कौन सा टैग था बोला? कौन सा टैग था? जी, नजर आ गया? कैसे करना है? अब अगला क्वेश्चन था कि कैसे करना है, ठीक है। लिंक रिलेशन इक्वल्स टू कैनोनिकल। कहां पर, किस पोर्शन में ये टैग लग रहा है? हेड में लग रहा है। सिंपल सी बात है भाई, हेड में गए, टैग टाइप करना शुरू कर दिया। क्या? लिंक रिलेशन इक्वल्स टू कैनोनिकल। अब किस फाइल में मौजूद है? इंडेक्स की फाइल में मौजूद है। href में क्या लिखेंगे? वेबसाइट का URL पेस्ट कर देना सीधा सीधा। मौजूद कहां पर है? इंडेक्स में। कोड कहां पे टाइप कर रहे हैं? इंडेक्स में कर रहे हैं।
लिख क्या रहे हैं कि भाई ये इंडेक्स की फाइल कॉपी है। कैसे ये बता रहे हैं उसे कॉपी लिखकर? href में हम क्या कर रहे हैं, जी आपने लिखवाना है जी लिंक, ठीक है ना। आगे क्या लिखा, rel इक्वल्स टू, आगे क्या लिख रहे हैं, href इक्वल्स टू, चलें इसको डबल कोट्स में मैं दूसरी लाइन में कर देता हूं, इस दफा इंडेक्स नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ना। जी लग गया टैग। ये एग्जैक्टली 100%, इसका कोई कंटेंट से लेना देना भी नहीं। आप देख रहे हैं ना, कंटेंट में कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर रहे हम सिर्फ इस वक्त क्राउलर से बातचीत कर रहे हैं कि भाई जब भी आप इस पेज को क्राउल करो तो आपने ये समझना है कि ये कॉपी पेज है और असल पेज कौन से वाला है जो मैंने href के अंदर मेंशन कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई कर क्या रहे हैं हम, बेसिकली क्राउलर को एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं, क्राउलर को भेज रहे हैं। मिसाल के तौर पर एक विजिटर है, वो लिखता है www.professionalkitchenequipment.dc-kitchen.org, वेबसाइट खुल गई। एक और यूजर है, वो क्या लिखता है, professionalkitchenequipment.dc-kitchen.org/index.html। दोनों के लिए वेबसाइट खुल गई। यहां पर तो वो रीडायरेक्ट नहीं हो रहा, यूजर रीडायरेक्ट नहीं हो रहा, रीडायरेक्ट कौन हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ क्राउलर। अभी हम आगे जाएंगे तो हम एक रीडायरेक्ट की कमांड भी पढ़ेंगे अलग से, ये भी रीडायरेक्ट है। इसको हम बोलते हैं कि ये वर्चुअल रीडायरेक्ट है। वजह क्या है कि ये सिर्फ किसको रीडायरेक्ट कर रहा है, क्राउलर को रीडायरेक्ट कर रहा है, विजिटर को रीडायरेक्ट नहीं कर रहा। भाई विजिटर की मर्जी है, वो जो मर्जी यूआरएल लिखे वेबसाइट खुल जाएगी। ऐसे ही है ना, आपने नोट किया, पहले मैंने वेबसाइट का नाम लिखा तो वेबसाइट खुली, फिर /इंडेक्स किया तो फिर भी वेबसाइट खुली। यूजर जैसे मर्जी खोले, यूजर रीडायरेक्ट नहीं होगा। कौन रीडायरेक्ट होगा, क्राउलर रीडायरेक्ट होगा, ताकि वो एक कंटेंट के लिए दो चीजों को इंडेक्स ना करे। इसलिए हम इसको क्या कॉल करते हैं, इसको हम कॉल करते हैं वर्चुअल रीडायरेक्ट, नॉट फिजिकल रीडायरेक्ट। आगे जाएंगे जब हम, तो हम एक टेक्निकल एसईओ का फैक्टर पढ़ेंगे जो रीडायरेक्ट का फैक्टर होगा। 301 और 302 को डिस्कस करेंगे, दैट इज फिजिकल रीडायरेक्ट। इसमें क्या होगा, क्राउलर भी मूव करेगा, विजिटर भी मूव करेगा। twitter.com एक्स पे चले जाते हैं ना, तो विजिटर मूव किया कि नहीं किया, विजिटर ऑटोमेटिक मूव कर गया। इसको हम बोल रहे हैं कि ये फिजिकल रीडायरेक्ट है, कि यूजर भी मूव कर रहा है और क्राउलर भी मूव कर रहा है। बट वर्चुअल रीडायरेक्ट का मतलब क्या हुआ, कौन मूव करेगा, सिर्फ क्राउलर मूव करेगा क्राउलिंग के पर्पज के लिए, ताकि वो कंफ्यूज ना हो, उसे पता लग जाए कि इसमें से असल वाला कंटेंट कौन सा है और इसमें से कॉपी वाला कंटेंट कौन सा है। सो अगर आप देखें तो इसमें कैनोनिकल लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ, ये भी चेक कर लें जरा। कहीं नजर आया कि नहीं आया, लगा हुआ है। आगे लाइन नंबर 13, लाइन नंबर 13 कैनोनिकल नजर आ गया आपको। लिंक रिलेशन इक्वल्स टू कैनोनिकल href, और आगे हमने पूरी वेबसाइट का यूआरएल दे दिया। ये है तरीका कैनोनिकल लगाने का। अब ये कैनोनिकल में, ये किस जगह पे कैनोनिकल लगा, फाइल में, कौन सी फाइल में, जो होम पेज की फाइल है, चाहे वो इंडेक्स की फाइल हो या पेज 1 हो, उसमें लगा। लेकिन लगा किसका, वेबसाइट का, डोमेन का। इसका मतलब क्या हुआ कि अब जब भी कोई बंदा कोई कीवर्ड लिखेगा, सो गूगल को अगर उसके 2 यूआरएल्स भी मिलेंगे
तो जब वो कॉपी वाले यूआरएल पर आएगा तो इसे रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा कहाँ पर, डोमेन वाले यूआरएल पर। मींस आप आपस में फाइट नहीं चल रही, अब कंप्यूटर्स के साथ फाइट चल रही। जी आप अटेंडेंस ले लें। वर्डप्रेस की एसईओ जो है ऐसे कोडिंग वाली एसईओ नहीं होगी, हो सकती है प्रोडक्ट एसईओ ऐसी भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी जगहों पर हमें कुछ एक्सटर्नल रिसोर्सेज की ज़रूरत है एसईओ के लिए इन टर्म्स ऑफ प्लगइन। सो अगर आप वर्डप्रेस यूज़ कर रहे हो तो आपको प्लगइन की ज़रूरत है। सो देयर आर टू मैनी प्लगइन्स, उनमें से कुछ पॉपुलर प्लगइन्स हैं, ऑल इन वन एसईओ टूल, रैंक मैथ, ठीक है, ये ज़रा पॉपुलर टूल्स हैं जो मैंने अभी आपको इनके नाम बताए हैं। इधर आए ज़रा, जी जी बिल्कुल चल रही है जी। मैंने क्या लिखा, वर्डप्रेस। अच्छा आप देखें कोडिंग की वेबसाइट का क्या फ़ायदा है आपको। कोडिंग की वेबसाइट का ये फ़ायदा है कि हमने जो कुछ सीखा है और जो कुछ सीख रहे हैं आगे भी, उसमें हमने कुछ पे नहीं करना। मगर वर्डप्रेस में आओगे तो जब भी कोई प्लगइन लोगे तो उसका पार्टली हिस्सा जो होगा वो नॉन पेड होगा और वो कोई इतना ज़्यादा भी नहीं होगा, और ज़्यादा वाला हिस्सा जो होगा वो पेड होगा। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि एसईओ, और अगर मेरे पास कोई बंदा वेबसाइट की एसईओ करने के लिए भेजता है मुझे वर्डप्रेस की वेबसाइट, तो मैं उसे कहूँ भाई मुझे तो इसकी ज़रूरत है, प्लगइन की ज़रूरत है, तो अब मैं प्लगइन उसे चार्ज करूँगा। मैं उसे कहूँगा भाई ये प्लगइन मुझे इंस्टॉल करवा कर दें आप, नहीं तो फिर हम इसके वो फीचर सिर्फ यूज़ करेंगे जो पेड फीचर्स नहीं है, नॉन पेड फीचर्स हैं। इसके अलावा जैसे हमारे पास कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको हम बोलते हैं ना क्रैक सॉफ्टवेयर, इसी तरह कुछ क्रैक प्लगइन होते हैं, उनको हम बोलते हैं नल प्लगइन्स। यानी प्लगइन्स में जो क्रैक हुए होते हैं उसको टेक्निकली कॉल कर रहे होते हैं नल प्लगइन्स। इट इज़ नॉट रिकमेंडेड कि आप कभी भी नल प्लगइन अपनी वेबसाइट पे यूज़ करो। उसकी क्या वजह है भाई, नल प्लगइन जो है वो तो क्रैक हुआ है, वो आपकी वेबसाइट की सिक्योरिटी को कंप्रोमाइज़ करता है, और वो तो ऑलरेडी क्रैक हुआ है। भाई आज आप काम कर रहे हैं, पता नहीं आपको किसी ने 1 साल पहले क्रैक करके दिया था, उसके बाद कितने सारे सिक्योरिटी थ्रेट्स आए जो वर्डप्रेस पे आए, तो वहाँ से सारी सिक्योरिटी थ्रेट्स लूज़ हो गए और कोई भी बंदा आपकी वेबसाइट को आएगा और ईजीली हैक कर लेगा। इसलिए अब मिसाल के तौर पर एक प्लगइन है, कोई बंदा आपको कहता है भाई ये वाला प्लगइन जो है ना ये 25,000 रुपये का एनुअल, हर साल रिन्यू करवाना है। एक बंदा आपसे कहता है भाई मुझे 3,000 रुपया दो, मैं तुम्हें इसका नल प्लगइन कर दे देता हूँ, तो ये बड़ी अच्छी डील लगती है, बट इट इज़ वेरी मच कंप्रोमाइज डील। यानी आप अपनी वेबसाइट को कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं कि भाई ओपन कर रहे हैं वो सारे रास्ते, एक तो आपका डाटा भी सिक्योर नहीं रहा, वो जिसका प्लगइन है आपका सारा डाटा उसके पास जा रहा है, और आपका प्लगइन सब कंप्रोमाइज हो चुका हुआ है। आपको हमेशा प्लगइन बाय करना है, राइट। ये मैं बता रहा हूँ कि प्लगइन आपको ख़रीदना है जी। मैं बहुत सारे आ गए हैं, मैं आपको बताता हूँ कि इनमें से अच्छे कौन से हैं। योस्ट मोस्ट पॉपुलर प्लगइन, ठीक है। रैंक मैथ, ऑल इन वन, ये आगे वाले जो प्लगइन्स हैं, WP रॉकेट भी है, इसको छोड़ दें, ये अभी जितनों के मैंने नाम लिए बहुत अच्छे हैं। स्कीमा प्रो, आगे जो भी नाम आ रहे हैं ये स्पेसिफिक टास्क के लिए प्लगइन्स हैं।
मतलब ये कंप्लीट एसईओ प्लगइन्स नहीं है। नाम से पता लग रहा है कि भाई ये तो सिर्फ स्कीमा का प्लगइन है, वो सिर्फ रीडायरेक्शन का प्लगइन है। लेकिन जिनके मैंने अभी नाम लिए, रैंक मैथ, ऑल इन वन एसईओ और योस्ट, ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर प्लगइन्स हैं जी, यही सबसे अच्छे वाले प्लगइन्स हैं। ये भी ठीक ही है, ऑल इन वन एसईओ, AISEO, और इनका काफ़ी सारा पार्ट आपको फ्री मिल जाता है। ये तो भी आपको मैंने ट्यूटोरियल भेजा है, बेसिकली दैट इज नॉट अ ट्रेनिंग ऑफ वर्डप्रेस, दैट इज द पार्ट ऑफ एसईओ। कि भाई आपने, अगर आपके पास कोई वर्डप्रेस की वेबसाइट होगी तो आपने उसकी एसईओ कैसे करनी है, उसकी एसईओ करने के जो मेथड है वो उस वीडियोस में मौजूद है, ठीक है। और वो लाइव उसके ऊपर होगा कि उसके अंदर वो हमने टूल इंस्टॉल किया होगा मैंने, और उस टूल को ही मैं डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा हूँ। तो कोशिश करनी है कि आने वाले 1-2 लेक्चर्स में आप उन वीडियोस को देख लें, उसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। और किसी भी CMS टाइप की वेबसाइट की एसईओ करना एग्जैक्टली बहुत आसान है। उसकी वजह क्या है कि उसमें कोडिंग का तो कोई पार्ट ही नहीं है, वो सारे का सारा ग्राफिक इंटरफेस में आपको फौरी तौर पर नज़र आ जाएगा। और मेरा ख्याल है कि अगर मैं जब किसी प्रोडक्ट पोस्ट की या किसी पेज की या किसी पोस्ट की एसईओ कर रहा होता हूँ तो इट टेक्स लेस देन 15 मिनट्स। ये जितनी भी आपने एसईओ के फैक्टर्स पढ़े हैं ऑन साइट, ये सारे 15-20 मिनट में अप्लाई हो जाएंगे। तो आपने अगर अप्लाई करने होंगे तो भैया आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, तो 40-50 मिनट लग जाएंगे, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होगी आपको सब समझ में आ जाएगा, कहाँ पर टाइटल है, कहाँ पर हेडिंग लगानी है, ये सारी फैक्टर्स हमने उसके ऊपर अप्लाई करने हैं। सो उसको आपने साथ पैरेलल देखना है, उसको एंड पे नहीं रखना, खासतौर पर जिन्होंने मुझसे कोडिंग सीखी है, ठीक है। क्योंकि अगर आप एंड पे रखेंगे तो आपको सही समझ में नहीं आएगी और आपको लगेगा कि दुनिया की सबसे मुश्किल काम वर्डप्रेस को यूज़ करना है, हालांकि दुनिया का सबसे आसान काम वर्डप्रेस को यूज़ करना है। इसलिए कि उसके अंदर सब कुछ बिल्ट इन होता है, उसके अंदर टेम्पलेट होती है पूरी, ड्रैग एंड ड्रॉप थीम लिया, यूज़ करना शुरू कर दिया। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हाउ टू क्रिएट वर्डप्रेस पेज, मैं सिर्फ एसईओ के पॉइंट से बात कर रहा हूँ। तो जैसे आप पावर पॉइंट यूज़ कर लेते हैं ईजिली, उसी तरीके से हम वर्डप्रेस को यूज़ करते हुए उसकी एसईओ कर लेंगे। क्लियर? अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि आज हमने जो पढ़ा मेटा डिस्क्रिप्शन, प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा टाइटल, और आज हमने पढ़ा कैनोनिकल। ये सब प्रॉपर्टीज़ किसके होंगी? एसईओ प्लगइन की प्रॉपर्टीज़ होंगी। यानी एसईओ का प्लगइन इंस्टॉल होगा, उसमें ये ऑप्शंस आ रही होंगी हमारे पास, ठीक है। कोड नहीं लिखना हमने, मैं कहा उसमें हमने कोड नहीं टाइप करना, उसके अंदर आपने सिर्फ कैनोनिकल लगाना होगा, कैनोनिकल का ऑप्शन होगा, उस पर जाकर सिर्फ और सिर्फ URL पेस्ट करेंगे तो कैनोनिकल अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपने इस सबको